नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीसीपी सीकर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2026 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। तो आइए देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। और पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कंसिडर लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड टू स्मॉलर डिस्क। इसमें दिया हुआ है कि एक बड़ी सी डिस्क है और उसके ऊपर एक दो छोटी डिस्क रखी हुई है। ये दोनों जो छोटी डिस्क हैं वो प्योर रोलिंग कर रही है और आपको इसमें दिया है कि इनिशियली इनके जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन है वो यहाँ पे डेल्टा थीटा सेपरेशन है और दोनों प्योर रोलिंग कर रही है इसके चारों तरफ। और आपको बोला है कि ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2 ओमेगा है और दूसरी पहली वाले की ओमेगा है। तो आपसे पूछा है कि वापस द टाइम दैट एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कांटेक्ट। तो अगेन वापस कब कांटेक्ट में आएगी। देखिए, तो अगर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जाएं तो हमें पता है कि ये डिस्क और ये डिस्क अगर चल रही है तो अगर हम इसकी स्पीड v लिखें तो डेफिनेटली प्योर रोलिंग हो रही है तो इसकी स्पीड 2v लिखेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास, इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन इनिशियली थीटा है। सपोज जब ये दोनों वापस यहाँ कहीं मिल रही होगी तब भी इनके बीच में जो यहाँ एंगुलर सेपरेशन होगा वो डेल्टा थीटा ही होना है। तो जो पहली डिस्क ने यहाँ पे एंगल ट्रैवल किया और दूसरी डिस्क ने जो यहाँ से यहाँ आने में एंगल ट्रैवल किया, उन दोनों एंगल्स को अगर अपन ऐड करें कि ये थीटा 1 ये थीटा 2 और ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा थीटा, तो ये टोटल कितना होना चाहिए 2 पाई, राइट। अब अगर अपन इस पहली जो डिस्क है उसकी इस सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकाल, तो सेंटर के अबाउट अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी निकाले, इस पहली ये 1 नंबर बोल दिया, इसको 2 नंबर बोल दिया, राइट। तो 1 नंबर के लिए अगर अपन ओमेगा 1 लिखें एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट ओ के अबाउट, क्या लिखेंगे सर? वो लिखी जाएगी v अपॉन, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। और अगर अपन ओमेगा 2 लिखें दूसरी डिस्क की तो क्या लिखेंगे? 2v अपॉन आर प्लस आर, कि भाई ये सेपरेशन आर है और इसकी डिस्क की रेडियस आर है। तो अगर इसको आप ओमेगा बोल दो तो ये 2 ओमेगा लिखा जा सकता है। अब हमें पता है कि अगर हम लिखना चाहें थीटा 1, लेट्स से कि वो टाइम टी लगा है, तो थीटा 1 आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, थीटा 2 लिख सकते हो 2 ओमेगा इंटू टी। और हमें पता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। 2 डेल्टा थीटा क्यों समझ में आ गया होगा कि ये और ये वाला आपको घटाना पड़ेगा, तो टोटल आपको लिखना पड़ेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई। थीटा 1 को आपने लिखा ओमेगा इंटू टी, थीटा 2 को लिखा 2 ओमेगा इंटू टी प्लस 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब अगर आपको डेल्टा थीटा मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। डेल्टा थीटा को बड़ी आराम से लिख सकते हो कि सर ये डेल्टा थीटा जो है ये आर्क लेंथ है, यहाँ पे आर्क लेंथ है यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी है 2 स्मॉल आर, और ये जो रेडियस यहाँ पे सबटेंड कर रहा है ये आर कितनी सबटेंड कर रहा है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां से ये लिखा 3 ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स इंटू 2 आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहां से अगर अपन लिखें 3 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4 आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ गया। यहां से हमें अगर 3 टाइम्स ओमेगा को लिखा अपने v अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4 आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये आ गया। v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि सर v को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ पे इस जगह पे और ग्रेविटी वगैरह कुछ है नहीं, तो v को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। तो अगर अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लें तो आपने लिखा था यहाँ पे 3 v अपॉन आर प्लस आर, v अपॉन आर प्लस आर इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4 आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, ये वैल्यू। v की जगह हम ओमेगा आर लिख सकते हैं, और तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू ओमेगा आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी इज इक्वल्स टू
टू पाई माइनस 4r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बाई 50 है, तो हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R बाई 50 लिख सकते हैं। तो यहां से 3, या फिर उल्टा लिख दीजिए कि हम कैपिटल R की जगह 50R भी लिख सकते हैं ताकि हमारा काम हो जाएगा। तो 3 ओमेगा R कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहां से हो गया कितना 51R इज इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4R अपॉन 51R। ठीक है, यहां R से R गायब हो गया, ये 51 है। तो यहां से अगर अपन लिखें 3 ओमेगा अपॉन 51 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 4 बाई 51। तो यहां से जो टाइम आया t इज इक्वल्स टू 2 पाई, अगर हम टाइम लिखना चाहें यहां से सॉल्व करें तो t इज इक्वल्स टू 51 बाई 3 ओमेगा इंटू 2 पाई माइनस 4 बाई 51। तो ये टाइम आएगा। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। तो 51 इंटू 2 पाई माइनस, क्या था आंसर 51 इंटू 2 पाई माइनस 4 अपॉन 51 अपॉन 3 ओमेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको दिया हुआ है कि ये एलसी ऑसिलेशन का सवाल है। एलसी ऑसिलेशंस में उसमें हमें पता है कि जो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है ओमेगा की, अगर अपन बात करें तो वो होती है 1 अपॉन रूट एलसी। अगर अपन यहां पे बात करें तो अगर यहां एल इफेक्टिव या एल इक्विवेलेंट आप निकाल पाए तो हमारा ये सवाल सिंपली हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का रोल आएगा। चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसमें आपको कैपेसिटर सी और एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ऑलरेडी n टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया s और लेंथ d है, लेंथ आपको d दिया हुआ है। दूसरी कॉइल है जो इसके अंदर है जिसका लेंथ d बाई 2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया s बाई 2 है और 2n टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है इसमें। अब आपको बोला है कि एंड्स ऑफ द स्मॉलर कॉइल आर कनेक्टेड। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉलर कॉइल है उसके एंड्स कनेक्टेड है। तो सीधा सीधा वो बोलना चाहता है कि ये जो छोटी वाली कॉइल है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर लिया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि सर इस छोटी वाली कॉइल के अक्रॉस जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 0 होगा। फिर आगे सवाल हो जाएगा कंडक्टिंग वायर के थ्रू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लार्जर कॉइल इज एल। आपको लार्जर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है। ठीक है, नेगलेक्टिंग एज इफेक्ट्स एंड ओमिक रेजिस्टेंस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज। आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी है। कुल मिलाकर इस सर्किट का अगर हम एल इक्विवेलेंट निकाल पाए तो अपना काम हो जाएगा। तो एल इक्विवेलेंट कैसे निकाले? सबसे पहले अगर हम बड़ी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस लिखें तो वो हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम लिखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो जो आपको एल दिया हुआ तो वो कितना आया म्यू नॉट एन स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना लिखोगे बड़ी वाली कॉइल का? सर बड़ी वाली कॉइल का वॉल्यूम आपको एरिया दिया हुआ है एस और लेंथ डी हुई डी, तो म्यू नॉट एस एन स्क्वायर इंटू एस इंटू डी, ये आ गया। अगर हम छोटी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस लिखने जाए तो छोटी वाली जो कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस लिखें तो ये बड़ी वाली कॉइल के लिए हो गया L1 बोल देते हैं इसको। L2 छोटी वाली कॉइल के लिए क्या लिखेंगे सर? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसमें कितनी दी हुई है 2n, 2n का स्क्वायर इनटू, अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो s बाई 2 है। ठीक है, और लेंथ d बाई 2 है, तो s बाई 2 इंटू
d/2 करेंगे तो L2 की वैल्यू भी 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या वो वैल्यू भी L के इक्वल आएगी? मतलब इन दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंस सेम है, दोनों कॉइल्स का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कि अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना चाहे तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू एम आई। हम मान लेते हैं कि बड़ी वाली कॉइल में करंट I1 है और छोटी वाली अंदर वाली कॉइल है, उसमें करंट कितना है I2। तो अगर हमें छोटी वाली में से फ्लक्स निकालना है, छोटी वाली कॉइल में से फ्लक्स निकालना है, तो फाई टू इज इक्वल्स टू एम I1 लिखेंगे सिंपली। फाई टू इज इक्वल्स टू एम I1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कॉज एंड इफेक्ट दोनों अलग अलग कॉइल्स में होता है। तो अगर हम यहां से फाई टू लिखना चाहें, दूसरी वाली कॉइल में अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें तो फाई टू को क्या लिखेंगे? सर फाई टू लिखेंगे, पहली वाली कॉइल में करंट कितना I1, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना म्यू नॉट N1, जो कि N ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू नॉट N इंटू I1। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर कॉइल, जो बड़ी वाली कॉइल है उसके कारण। अब अगर हमें छोटी वाली में से फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी 2n इंटू लेंथ आपको दी हुई है d/2, लेंथ आपको दी हुई है d/2, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दिया हुआ है s/2 इज इक्वल्स टू MI1। ठीक है, तो यहां से अगर अपन m लिखें तो m की वैल्यू आई म्यू नॉट n स्क्वायर d इंटू s/2। तो ध्यान से इस वैल्यू को अगर अपन देखें तो ये वैल्यू L की आधी है। ठीक है सर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों सिस्टम का, दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो L/2 है। ठीक है, अब हमें अगर फॉर स्मॉलर कॉइल अगर अपन लिखें, स्मॉलर कॉइल के लिए हम समझ चुके हैं कि सर उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या लिखेंगे स्मॉलर कॉइल के अंदर। स्मॉलर कॉइल के अंदर अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना चाहें, स्मॉलर कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉलर कॉइल, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा एक तो खुद के सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होगा और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। तो अगर अपन लिखें तो लिख सकते हैं एल डी आई टू बाई डी टी। मैंने छोटी वाली कॉइल में करंट को I2 माना है तो di2 बाई डी टी, प्लस अगर अपन लिखना चाहें तो m di1 बाई डी टी। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो करंट रेस्पॉन्सिबल होगा वो पहली वाली कॉइल का होगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया, आप नेगेटिव लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर अपन देखें तो L di2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m की जगह L/2 रखा जा सकता है, L/2 di1 बाई डी टी। यहां से कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहां से आ गया di2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1/2 di1 बाई डी टी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो आगे काम में आएगा। अब हमसे इसका L इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें तो दूसरी जो बड़ी वाली कॉइल है उस कॉइल में चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बिगर कॉइल लिखें, बिगर कॉइल, तो बिगर कॉइल में क्या लिखोगे सर? एक तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L इंटू di1 बाई डी टी प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू di2 बाई डी टी। ये लिखेंगे कि जब दूसरी बड़ी वाली कॉइल में जब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन के कारण, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें यहां से L di1 बाई डी टी प्लस M को लिखा जा सकता है L/2 इंटू di2 बाई डी टी। di2 बाई डी टी हमने अभी भी लिखा -1/2 di1 बाई डी टी, -1/2 di1 बाई डी टी।
तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ इन बिगर कॉइल लिखें तो ये हो गया 3L/4 di1/dt। हमें पता है कि अगर हम फाई इक्वल टू एल इक्वलेंट इंटू I1 लिखते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता वो d∅/dt होता, तो वो L इक्वलेंट इंटू di1/dt होता। अब लेंज लॉ का नियम यूज करके नेगेटिव साइन भी लगा सकते। तो यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो जो L इक्वलेंट आया वो कितना आया 3L/4। हमें पता है कि जो ओमेगा होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो होता है 1/√L इक्वलेंट इंटू सी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√L इक्वलेंट कितना हुआ 3LC/4 रूट करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो 2/√3LC इज द आंसर। तो 2/√3LC दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रोटेशनल मैकेनिक्स से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि प्योर रोलिंग करता हुआ यहां से जा रहा है और इनिशियल स्पीड आपको v0 दी हुई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। Here g is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner। आपको बोला कि इस कॉर्नर पे जाके जब ये यहां से कांटेक्ट लूज कर रहा होता है तब इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जब ये यहां पे था एग्जैक्टली जब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था तो अपन ऐसा फोटो बना लेते हैं कि ये इनिशियल सिचुएशन है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, राइट। और ये स्पीड v0 आपको दी हुई है। v0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, v0 की वैल्यू आपको दी है √gr/3। v0 की वैल्यू हमें दी हुई है √gr/3। ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर डेफिनेटली आप ऐसे मान सकते, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, हम सॉलिड मान रहे हैं इसको पूरा, ये सॉलिड सिलेंडर। तो जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा होगा तो अगर अपन इसके सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट देखें तो वो ऐसे सर्कुलर होते हुए ऐसे आ रहा होगा, और जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा होगा तो ये ऐसे आ चुका होगा सेंटर ऑफ मास यहाँ के। लेट्स से ये एंगल थीटा बन गया। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे जब ये साथ छोड़ने वाला है तब लेट्स से इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा और पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हमें यहाँ पे कि सर जब ये साथ छोड़ने वाला होगा तो साथ छोड़ने वाला होगा तब नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई 0। तो इस इंस्टेंट पे इधर की तरफ साथ छोड़ने से पहले नॉर्मल इधर की तरफ होगा और mg इधर की तरफ होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो जब ये साथ छोड़ रहा होगा उससे जस्ट पहले mg cos थीटा माइनस नॉर्मल नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू कितना m एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा हो चुकी है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जब ये साथ छोड़ रहा होगा तब हम नॉर्मल क्या कर देंगे 0। तो यहां से एक कहानी आई हमारे पास mg cos थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये आगे काम में आने वाला है। दूसरा कि सर अगर अपन यहां पे बात करें कि सर जब ये यहां से यहां आया तो डेफिनेटली इसकी क्या हुई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कौन लाया ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, वैसे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर अपन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें तो ग्रेविटी के कारण इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया कि सर ये r है तो ये r cos थीटा होगा, तो ये पूरा r है तो ये सेंटर ऑफ मास जो नीचे आया है वो r माइनस r cos थीटा नीचे आया। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें तो mg इंटू r माइनस r cos थीटा। ये सेंटर ऑफ मास का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है mg r माइनस r cos थीटा इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि ये सॉलिड सिलेंडर है और प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो हाफ I
ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, आई आप इसके अबाउट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब प्योर रोलिंग कर रहा है। तो अगर आप लिखना चाहें या फिर सीआरटीएम करते हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सर अगर अपन लिखें हाफ इनटू इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो कितना, आई कितना 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आया अपने पास एम जी आर इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो यहाँ वी नॉट को भी ओमेगा नॉट इंटू आर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्योर रोलिंग हो रही है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर, या वी नॉट की जगह ओमेगा नॉट इंटू आर लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3/4 एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहां से हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि वी नॉट की वैल्यू √GR/3 है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई आर, और वी नॉट बाई आर है तो क्या यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू √G/3R लिखी जा सकती है। तो यहां से m से m आप काट सकते हैं, एक आर से आर भी गया, तो यहां बचा G इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 m गया आर गया, और यहां से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर। अगले पेज पे बढ़ते हैं इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के, कि एक इक्वेशन है हमारे पास mg cos थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास g इंटू 1 - cos थीटा, g इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास है √G/3R। आई होप ये वैल्यू, यस। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने को जाएं तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू है, सॉरी ये ओमेगा नॉट की वैल्यू। तो यहां से अगर हम cos थीटा लिखें, cos थीटा की वैल्यू m से m गया, ओमेगा cos थीटा की जगह लिखा आपने m से m कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g, यहां लिखा g इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g इक्वल टू 3/4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी अपन लिख देते हैं G/3R, तो यहां से G अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, G माइनस ओमेगा स्क्वायर R बराबर 3/4 ओमेगा स्क्वायर R माइनस 3/4 ओमेगा नॉट की वैल्यू G/3R, तो G/3R इंटू आर, आर से आर गया, और यहां से बना हमारे पास, अगर लिखें G माइनस ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल्स टू 3/4 ओमेगा स्क्वायर R माइनस ये 3 से 3 R से R कैंसिल, G/4, तो यहां से 7/4 ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल्स टू G प्लस G/4 दैट इज 5G/4,
4 से 4 कैंसिल, तो ओमेगा जो आया वो आया √5g/7r। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो सेंटर ऑफ मास की अगर हमें वेलोसिटी या स्पीड चाहिए तो v इज इक्वल्स टू, जब साथ छोड़ रहा होगा तो ओमेगा इंटू आर, तो वो कितना हो जाएगा √5gr/7। तो जहां आंसर है √5gr/7, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और जिसकी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो आपको 1. दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ। इसको किसी एक मीडियम लिक्विड में डुबो देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। तो आपसे पूछा है कि इसका जो पावर है, ध्यान रखना पावर को डायप्टर में बोला है, हमें यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो उनको मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें। और आपसे फंक्शन ऑफ NL मतलब कि जैसे जैसे उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वैसे वैसे आपको पावर का वेरिएशन बताना है, राइट। तो अगर इसको अपन सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस किसी मीडियम में डूबे हुए होते हैं तो उनकी अगर हम पावर लिखना चाहें तो आप पावर सीधा सीधा लिख सकते हो कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उस मीडियम में उसकी फोकल लेंथ, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम उस मीडियम में फोकस लेंथ लिखें तो उस मीडियम में हमें पता है कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ किसी मीडियम में क्या लिखते हो, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2, राइट। तो यहां म्यू एस अपॉन एफ करेंगे तो पावर आपके पास डायरेक्टली म्यू एस से म्यू एस कैंसिल होकर के म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इंटू, हमें यहाँ पे दोनों डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो सीधा सीधा हम इसको 2/r लिख सकते हैं। और ध्यान रखना कि हमें r को यहां सेंटीमीटर की बजाय मीटर में रखना है। तो अगर हम इसको पावर लिखें तो पावर म्यू ऑफ लेंस का कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग जिसमें डूबोया वो कितना दिया हुआ है NL इंटू 2/r। 2/r को हमें मीटर में रखना है तो कितना हो जाएगा 0.2। तो यहां से जो पावर आई वो आई आपके पास 1.5 माइनस NL इंटू 10। तो जो पावर बन के आ रही है वो आई 15 माइनस 10 टाइम्स NL। सीधा सीधा दिख रहा है कि पावर का NL के साथ जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। तो स्ट्रेट लाइन ये एक बी सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। 1.5 पे डेफिनेटली 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे जब सराउंडिंग का 1.5 होगा और लेंस का भी 1.5 है तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, 0 हो जाना डेफिनेटली पावर, ठीक है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ओके, अब अगर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो वो सिंपली कहता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो सीधा सीधा P = 1/f होती है। तो उस हिसाब से अगर अपन सॉल्व करने को जाएं तो फिर आपका स्ट्रेट लाइन ना आकर के ये भी आ सकता है, बट फिर भी ये वाला आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये थे यहां तक सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। अभी हम मल्टीपल करेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली वैसा क्वेश्चन था जो टाइम कंज्यूमिंग था क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए क्वेश्चन आसान कर दिया कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो डेफिनेटली Z की वैल्यू 1, Vk, Rk एंड Kk डिनोटिंग द वेलोसिटी, ऑर्बिटल रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kth ऑर्बिट। उन्होंने बोला है कि ये जो Vk, Rk और Kk हैं वो वेलोसिटी, ऑर्बिटल रेडियस और काइनेटिक एनर्जी बताते हैं kth ऑर्बिट में रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन अंडरगोज a transition from nth orbit emitting a radiation corresponding to the Lyman series। लाइमन सीरीज की बात कर रहा तो डेफिनेटली कहां से कहां आ रहा होगा, n से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, तभी लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे। H to be Planck's constant and absolute permittivity of the करेक्ट स्टेटमेंट, और कोई मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहले तो हमें जो जो दिया हुआ है कि Vk, Rk एंड Kk, ये वेलोसिटी है kth ऑर्बिट में, ये रेडियस है kth ऑर्बिट में, और ये काइनेटिक एनर्जी है kth ऑर्बिट में, राइट।
तो हमें बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा कि हमने शुरुआत की थी कि सर अगर ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये आर रेडियस में अगर घूम रहा है तो हम ऐसा लिखते थे कि सर एम वी स्क्वायर upon r, where r is the radius of nth orbit, v is the speed of electron in nth orbit, is equals to कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नेट वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वैसे जेड ई स्क्वायर होता है, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो डेफिनेटली जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हाइड्रोजन के लिख रहे हैं तो जेड की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहां से अगर अपन लिखे हैं तो इसको लिखा एम वी, आर से आर कैंसिल, इंटू आर, एम वी आर इंटू आर इंटू वी इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, राइट। हमें पता है कि बोर मॉडल ये कहता है कि सर एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। तो यहां पे अगर अपन रखें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो v का फॉर्मूला आया है वो हमारे काम का रहेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल, तो यहां ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू एन, ये v का फॉर्मूला है, राइट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी अगर अपन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, राइट। अब आते हैं ऑप्शंस पर। हमें पहला ऑप्शन दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज h अपॉन 4 पाई n इंटू वी एन अपॉन आर एन माइनस वी वन अपॉन आर वन। इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं h अपॉन 4 पाई, पहला जो ऑप्शन है h अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ एन वी एन अपॉन आर एन, एन वी एन अपॉन आर एन माइनस वी वन अपॉन आर वन, वी वन अपॉन आर वन, राइट। तो अगर अपन nth ऑर्बिट में वी एन की वैल्यू ये रही हमारे पास, या फिर h अपॉन 4 पाई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें या h अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां बच गया पहले ऑप्शन में बाहर 1/2, अंदर h अपॉन 2 पाई इंटू एन वी एन अपॉन आर एन माइनस h अपॉन 2 पाई इंटू वी वन अपॉन आर वन, राइट। तो 1/2 एन एच अपॉन 2 पाई को nth ऑर्बिट में एम वी एन आर एन लिखा जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई एम वी आर इंटू इसको, इस पूरे को लिखा है आपने एम वी एन इंटू आर एन इंटू वी एन को लिखा वी एन अपॉन आर एन माइनस h अपॉन 2 पाई, यहां इनकी वैल्यू 1 मानी जा सकती है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम लिखा जा सकता है, तो एम वी वन आर वन इंटू वी वन अपॉन आर वन, राइट। तो यहां से एक आर एन से आर एन कैंसिल, हाफ
एम वी एन का स्क्वायर, हाफ को भी अंदर लिया है, माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। डेफिनेटली ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहला ऑप्शन जो है वो इससे मैच करेगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के एन माइनस 1 अपॉन के वन। ठीक है, तो अगर यहां लिखें कि आपको बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज, और वो बोला है कितना, ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन के एन माइनस के वन, माइनस 1 अपॉन के वन। और k को हम r की टर्म्स में पहले ही लिख चुके हैं, ये रहा, आगे लिख दिया था, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये काम में आ जाएगा कुछ। अगर हम nth ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना चाहें तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसे लिख सकते हैं कि सर nth ऑर्बिट में एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी को हम P लिख सकते हैं, तो P इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन, तो ये हो गया H अपॉन P, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो nth ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई एन। तो यहां से अगर अपन इसको लिखना चाहें तो जो चेंज अगर अपन लिखना चाहें तो यहां से ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन के एन, 1 अपॉन के एन को nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको हाफ एम भी लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर चला गया, एम वी एन का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एम वी वन का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 आपने बाहर ले आया, इधर मैं m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूं तो एक m भी बाहर ले आया, अंदर बना m वी एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम वी वन का स्क्वायर। ये m इंटू वी एन क्या लिखा हुआ है, m इंटू वी एन जो है वो डेफिनेटली nth ऑर्बिट में मोमेंटम है, और अगर हमें मोमेंटम पता है तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, तो p इज इक्वल्स टू बन गया h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर अपन लिखें तो ये बन गया, इस एक्सप्रेशन को 2 से 2 कैंसिल, एम ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू p की जगह h अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो यहां से p की जगह रखा h अपॉन लैम्डा स्क्वायर, नहीं सॉरी लैम्डा, p की जगह h अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन h स्क्वायर इंटू लैम्डा n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर इंटू लैम्डा 1 का स्क्वायर, जो कि भी कहीं से भी चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल नहीं आ रहा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आगे बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की बात की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की बात की है तो हमें पता है कि जब वो nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी में चेंज हुआ है, जो एनर्जी में चेंज हुआ है वही तो रेडिएशन की फॉर्म में जाएगा। और हमें पता है कि बोर मॉडल में अगर हम टोटल एनर्जी लिखें तो वो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होती है, राइट, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द गिवन ऑर्बिट होगी। हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का अगर चेंज निकाल ले और वो कहां चला जाएगा, फोटोन की एनर्जी में। तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है और वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस,
जो है वो एक्सप्रेस ऐसे की जा सकती ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू, ठीक है। तो अगर हम यहां से डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो क्या डेल्टा के का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, और वो किस में चला गया, एच इंटू एफ फ्रीक्वेंसी में, राइट। तो डेल्टा के अगर आप लिखोगे तो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर nth ऑर्बिट में आर एन माइनस ई स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट में ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1 अपॉन आर एन माइनस 1 अपॉन आर वन लिखा जा सकता है। चेक करते हैं ऑप्शन, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई फिर 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर एन, मैग्नीट्यूड दिया, थर्ड ऑप्शन भी सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखेंगे तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला है h अपॉन 2 पाई v1 अपॉन r1 माइनस n vn अपॉन rn। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका डी फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत। तो ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चंस था जे एडवांस 2026 के पेपर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से था कि एक पार्टिकल आपको v स्पीड से आप उसको पॉइंट O से फेंक रहे हैं एंगल थीटा पर, कि ये पॉइंट P से पास कर रहा है जो कि 1 मीटर की हाइट पे और पॉइंट O से 5 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज दिस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछा है। बढ़ते हैं फोटो की तरफ। तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है कि एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया 5 मीटर और ये 1 मीटर की हाइट पर है, राइट। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 45, देन वेलोसिटी इतनी आएगी। तो सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है ये। तो अगर अपन इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखें तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। हमें पता है कि जब ये पॉइंट P से पास करेगा और थीटा 45 दिया हुआ पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में थीटा 45 दिया हुआ, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो थीटा इक्वल टू 45, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 इक्वल टू 5 tan 45 माइनस जी की टर्म्स में लाना है आंसर हमें, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, u की जगह यहाँ v दिया मैं u ही लिख रहा हूँ, 2u स्क्वायर cos 45, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। तो 1 इज इक्वल टू tan 45 1 हो गया, तो 5 माइनस 25g अपॉन 2u स्क्वायर cos 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 25g अपॉन u स्क्वायर इक्वल टू 4। तो u इज इक्वल टू आ गया 5/2 रूट g, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। देखते हैं पहला ऑप्शन कि 45 है तो v की वैल्यू 5/2 रूट g, ये तो सही है। आगे बोला है कि थीटा अगर 45 डिग्री है तो पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज p। तो ये कैसे चेक करें कि ये अपनी पॉइंट p जो है वो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद है पॉइंट p या वो पहले है। तो अगर ये 5 मीटर r/2 से ज्यादा हुआ, मतलब रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज से r/2 से ज्यादा हुआ, r/2 रेंज के आधे से ज्यादा हुआ पॉइंट P ये 5 मीटर, तो डेफिनेटली पॉइंट P जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद आया है। और अगर ये 5 की वैल्यू या r/2 की वैल्यू 5 से r/2 की वैल्यू 5 से ज्यादा आ जाए तो डेफिनेटली पॉइंट P जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने से पहले आया। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली यहां रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करें, थीटा 45 दिया हुआ है, सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x
tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। जब थीटा 45 डिग्री है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 है, tan 45 1 हो गया इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है अपॉन आर। हमें यहां से r चाहिए, तो ये बन गया कितना 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 25 बाई आर। तो 25 बाई आर, 25 बाई आर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू आ गई 25 बाई 4। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई 6.25 मीटर। तो आर बाई 2 जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.125। तो डेफिनेटली आर बाई 2 जो होगा वो 3 यहां कहीं आएगा। तो डेफिनेटली पॉइंट पी जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद आया है, राइट। तो ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो द पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी। डेफिनेटली पॉइंट पी जो है वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद आया है। ओके, नेक्स्ट बोला कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री पे रेंज निकाल के चेक कर लीजिए। तो थीटा 30 डिग्री पे अगर अपन निकाल के रखें तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अगेन उसको तो पॉइंट पी से पास करना है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1 और इस बार थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, tan 30 1 बाई रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 5 अपॉन आर। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो ये बन रहा है रूट थ्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बाई आर। 1 माइनस 5 है, सॉरी माइनस 5 बाई आर। और यहां से सॉल्व करें तो 5 बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री बाई 5। तो यहां से 5 अपॉन आर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 5। तो आर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 माइनस रूट थ्री। आर इज इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू आई है 25 1.7, रूट थ्री को लिख सकते हैं 1.7। तो 5 माइनस 1.7 हो गया 3.3। हमें आर बाई 2 चाहिए, तो विच इज अगेन 25 बाई 6.6। डेफिनेटली ये जो वैल्यू है 4 से भी कम आएगी इनफैक्ट। मतलब कि अगेन यहां पे भी ये वैल्यू 5 से भी कम आएगी। मतलब यहां पे भी पार्टिकल क्या कर चुका है, पहले मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुका है। तो बोल रहा है कि द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी। ना, यहां पर भी क्या कर चुका है, पहले ही मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुका है। आगे बोला है कि tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, देन v की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि tan थीटा जो है वो 1/5 है, तब आपको v की वैल्यू बतानी है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/5 है तो हम यहां से ये एंगल अगर थीटा, तो ये 1 ये 5, तो ये रूट 26। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी 5 बाई रूट 26। अगेन फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएं तो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5 है, तो 1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 5, tan थीटा की वैल्यू 1/5 माइनस जी एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया 25 अपॉन 26। जब इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये 1 5 5 कैंसिल, 1 1 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो यहां से u स्क्वायर अगर अपन देखेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया, राइट हैंड साइड में कोई नंबर, तो डेफिनेटली u टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी हुआ होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर अपन इस ऑप्शन की बात करें भाई, तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बढ़े आगे
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन एक थर्मोडायनेमिक्स से सवाल है। अच्छी बात इसमें यह है कि सब जगह V2 बाई V1, V2 बाई V1, V2 बाई V1 की वैल्यू सेम दी हुई है, तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। आपको इसमें दिया हुआ है कि AB एक प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, BC एक आइसोकोरिक प्रोसेस और CA जो है वो आपको दिया हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। आपको ये भी बोला हुआ है कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है और followed by isochoric process, adiabatic process, the volume of the gases are V1, V2 at respectively. If the cycle has heat input, Q in output ऐसे दिया हुआ है, then आपसे efficiency की बात की और correct statement क्या होगा, ln2 की वैल्यू 0.7 आपको दी हुई है। पहले ऑप्शन पे आते हैं कि पहला दिया कि if V2 by V1 is equals to 8, V2 और वॉल्यूम का A और B पे रेशियो आपको दिया हुआ है 1/8, then heat released in the process BC प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वर्क डन 0 हो गया, और अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हीट रिलीज हुई होगी। उस हीट रिलीज की बात कर रहा है इन द प्रोसेस BC स्मॉलर देन द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस AB प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उससे कम होगी या ज्यादा होगी, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो सर पहला अगर अपन बात करें तो ये ABC एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो हम यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में अगर लिखना चाहें और यहाँ पे अगर अपन वर्क डन की बात करें तो AB प्रोसेस में वर्क डन ये पूरा नीचे का एरिया यहाँ पे कम और BC में कोई वर्क डन नहीं हुआ है, CA में नेगेटिव वर्क डन हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन वर्क डन इन ABCA प्रोसेस की बात करें ABCA डेफिनेटली वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर हम AB प्रोसेस इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन AB प्रोसेस, और अगर इस पूरे पे अगर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U तो 0 है पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, डेल्टा Q को अगर अपन लिखें तो डेल्टा को Q को लिखोगे डेल्टा Q AB प्लस डेल्टा Q BC प्लस डेल्टा Q CA बराबर वर्क डन, और वर्क डन हमें पता है यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0। CA प्रोसेस में हमें पता है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहां से डेफिनेटली आ रहा है डेल्टा क्यू ए बी, अगर इसको पॉजिटिव होना है तो डेफिनेटली माइनस ऑफ डेल्टा क्यू बी सी। तो ये क्या है, हीट रिलीज्ड इन प्रोसेस BC एंड दिस इज हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस AB। तो डेफिनेटली AB प्रोसेस में जो है क्या हुई, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है कंपेयर टू जो हीट रिलीज हुई है BC प्रोसेस में। आगे बोला फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ईटा क्या दिया, एफिशिएंसी आपको दी हुई है, तो यहां से अगर अपन ईटा की बात करें तो Q in माइनस Q आउट अपॉन Q in लिखा हुआ है। हमें पता है कि CA प्रोसेस में तो ना हीट एब्जॉर्ब हुई है ना रिलीज हुई है, AB प्रोसेस में जरूर डेफिनेटली हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, और रिलीज कहां हुई है, BC प्रोसेस में। तो इसका सीधा सीधा अपन यूज कर लेते हैं कि सर अगर अपने को एफिशिएंसी जो लिखनी है तो एफिशिएंसी आपने लिखा कि 1 माइनस, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है 1 माइनस क्यू इन, तो इसको क्यू इन डिवाइड करते 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो रिलीज किस में हो रही है, BC प्रोसेस में। कितनी हीट रिलीज हुई है वो निकाली जा सकती है कि अगर हम लेट से कि आपने A पे टेम्परेचर TA को T नॉट मान लिया तो डेफिनेटली पॉइंट B पे भी टेम्परेचर क्या होगा, T नॉट होगा। अगर अपन यहां से Q आउट लिखें तो वो Q आउट जो होगी, Q आउट जो होगा वो डेफिनेटली वो BC प्रोसेस में होगा, और कितनी हीट रिलीज होगी यहाँ पे BC प्रोसेस में, वो अगर अपन लिखना चाहें तो वो लिखे जा सकती N CV डेल्टा T। डेल्टा T क्या लिखेंगे, TC माइनस TB, TC माइनस TB, राइट। और अगर आप Q इन लिखना चाहें तो Q इन डेफिनेटली किस में, AB प्रोसेस में, और AB प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो उसमें हम लिख सकते हैं NR T नॉट, A से लेकर के B तक टेम्परेचर T नॉट ln V2 by V1, राइट। हम TB और TC में रिलेशन निकाल सकते हैं कैसे, कि जो टेम्परेचर A पे है वही B पे है, C से A तक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अपन ऐसा A और C के बीच में लिख सकते हैं टेम्परेचर एट C
वॉल्यूम V2 टीवी रेज टू पावर गामा -1। तुम्हें मोनोएटॉमिक गैस दिया हो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर अपन गामा लिखें तो 1 + 2/3, तो गामा -1 कितना 2/3, तो TV2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू TC, और ए पे लिखें तो T0 V1 की पावर 2/3, राइट। तो यहां से अगर अपन TC को T0 की टर्म्स में लिखा जा सकता है T0 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर 2/3। आपको V2/V1 8 दिया हुआ है, मतलब V1/V2 1/8 दिया हुआ है, तो यहाँ 1/8 रखेंगे तो 1/8 की पावर 1/3 दैट इज 1/2 T0/4। मतलब TC को आप T0 की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहां से जो ये वैल्यू आई NCV TC, तो ये हो गया T0/4 माइनस TB की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है T0। तो जब आप यहां पे रखेंगे Q आउट और Q इन, तो ये T0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो एफिशिएंसी आएगी वो A से लेकर के B प्रोसेस में जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो इस हिसाब से अपना बी ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट बोला है कि इफ V2/V1 इज इक्वल टू 8, then temperature of gas at A is 4 times the temperature of gas at B. Then temperature of gas at A is 4 times the temperature of gas at B. नहीं, B पे तो भाई A और B आइसोथर्मल है, तो यहां तो टेम्परेचर सेम होगा, तो C ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगर अपन आगे दिया है कि V2/V1 is equals to 8, then the pressure of the gas at A is 4 times the pressure of gas at B. ए और बी के अगर हमें बात करनी है, V2/V1 8 दिया हुआ है आपको, देन प्रेशर ऑफ द गैस एट ए पे हमें प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस एट बी की बात करनी है। ए और बी पे प्रेशर की बात करनी है, और V2/V1 हमें 8 दिया हुआ है, राइट। आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया कि V2/V1 इज इक्वल टू 8, देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट सी। आपको ए और सी के टेम्परेचर की बात करनी, तो TC इज डेफिनेटली 1.4 टाइम्स इज 1.4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर एट ए, तो डेफिनेटली टेम्परेचर एट ए इज ग्रेटर, टेम्परेचर एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ सी। तो यहाँ पे करेक्शन है इस क्वेश्चन में, मिसप्रिंट हुआ है सी। डी ऑप्शन दिया कि V2/V1 अगर 8 है, then the pressure of the gas at A is 4 times the pressure at gas at B. अगर वॉल्यूम यहाँ पे 8 गुना हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है, तो डेफिनेटली प्रेशर भी 1/8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P इंटू वी क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रैवल कर रही है, और उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है sin 3y + 4z + ओमेगा t i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट में है, आपको c की वैल्यू लेनी है, द वेव इज ट्रैवलिंग इन, वेव की डायरेक्शन वगैरह बतानी है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें दिया E0 sin 3y + 4z + ओमेगा t, E0 sin 3y + 4z प्लस ओमेगा टी, ई वेक्टर बराबर आई के, ऐसे दिया हुआ, राइट। हमसे पूछा है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन -1/5 3j कैप + 4k कैप, डायरेक्शन हमें बतानी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आप चाहें तो यहां से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वहां, यहां से एक प्लेन की इक्वेशन से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर हम इसको स्टैंडर्ड E इज इक्वल टू कुछ E0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप में लिखना चाहें, तो यहां अपन यहां से यूनिट वेक्टर की टर्म्स में इसको लिखना चाहते हैं, तो E इज इक्वल टू E0 साइन इसको ओमेगा टी प्लस, अगर अपन यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें इसको, लेट्स से किसको लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 3y लिखना है, तो 3j कैप प्लस 4
के कैप, ये बन गया। यूनिट वेक्टर नोटेशन लिखना तो ये 5, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और अगर अपन लिखना चाहें इंटू 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आपने, तो ये यूनिट वेक्टर नोटेशन के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है इसको, राइट। अगेन देखेंगे यहाँ एक्स कैप का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3y और ये 4z बन गया, बाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहां से अपन इक्वेशन को लिखें तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस यहां से ये जो बना एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 3j कैप प्लस 4k कैप बाई 5 इंटू 5। तो अगर यहां से कंपेयर करें, हमें पता है कि अगर x का कोफिशिएंट k और t का कोफिशिएंट यहाँ पे ओमेगा दोनों अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव x डायरेक्शन जाता है, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो जो वेव की डायरेक्शन जो आएगी, कि वेव की जो डायरेक्शन आएगी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आएगी v कैप, वो आएगी कितनी, -1/5 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो ये अपना पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला आपसे बोला है ऑप्शन की आप वेव वेक्टर बताइए। तो अगर हम वेव वेक्टर की बात करें तो वेव वेक्टर जो है वो कुछ नहीं, बस एक वेव नंबर है जो के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे इस वेक्टर के कोफिशिएंट लिखा हुआ कितना है, 5। तो यहां से जो वेव वेक्टर है वो आपका 0.5 ना होके 5 होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आपसे बोला द वैल्यू ऑफ ओमेगा, हमें के की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 5। हमें पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा अपॉन के। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है v इंटू के। और हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, तो 3 इंटू 10⁸ इंटू के की वैल्यू 5, ये 15 हो गया, और यहाँ 1.5 दिया तो 1.5 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन भी सही है। अगला आपसे बोला द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय E नॉट बाई सी साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी 4j कैफ माइनस 3k कैफ। हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें v कैफ मिल चुका है। हमें अगर अपन लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है। अगर अपन लिखे लेट्स से इधर की तरफ अगर वेव चलती x डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता, तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो E क्रॉस B होती है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर जो B कैप है उसको हम लिख सकते हैं क्या, V कैप क्रॉस E कैप, V कैप क्रॉस E कैप। तो B कैप की हम डायरेक्शन निकालते हैं पहले। तो V कैप हमारे पास कितना है, ये रहा -1/5 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस E कैप जो है, E कैप जो है वो हमें दी हुई डायरेक्शन किधर की तरफ, I कैप। तो इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें डायरेक्शन मिलेगी -1/5, मैंने एज इट इज रख लिया, 3j क्रॉस I। j क्रॉस I जो होगा, अगर अपन j क्रॉस I लिखना चाहें तो j क्रॉस I हो जाएगा -k कैप प्लस 4k क्रॉस I अगर आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगा j कैप। तो जो डायरेक्शन आ रही है b कैप की 1/5 बाहर ले लिया, -4j कैप प्लस 3k कैप डायरेक्शन आ रही है b कैप की। यहां पे b कैप की डायरेक्शन जो है वो 4j कैप माइनस 3k कैप नहीं है, मतलब कि डी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये था पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सॉल्यूशंस। थैंक यू। तो बेटा आज अपन जे एडवांस 2026 का जो पेपर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है उससे आगे की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सवाल नंबर 9 है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये सवाल एचएचएम का है और इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट मिक्स किया गया है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक टैंक है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स है। डेंसिटी अगर बात करें तो डेंसिटी आपको 6 रो और 2 रो दे रखी है। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ L/2
तो ये जो हाई डेंसिटी का लिक्विड है ये L/2 हाइट तक फिल किया हुआ है फ्रॉम द बॉटम। ए थिन रॉड ऑफ डेंसिटी ऑफ रो लेंथ ऑफ L इज फुल्ली इमर्ज एंड हिंज्ड at the bottom so that it can oscillate freely as shown in the figure. If the rod is slightly disturbed from the its equilibrium, the time period of small oscillation is this. तो n की वैल्यू बतानी है अपने को। तो एक ये मॉडरेट क्वेश्चन कहूंगा मैं कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसकी एक बार अपन कैलकुलेशन करते हैं, फटाफट देखो। तो सवाल में जो था कि एक यूनिफॉर्म रोड जिसकी लेंथ L है और यहां से ये हिंज्ड है, इसके मटेरियल की डेंसिटी रो बता रखी है, लेंथ L बता रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने उसको A या S कह देना है तो A कह देता हूं। और बेटा यहां तक है एक लिक्विड भरा हुआ नीचे जिसकी डेंसिटी 6 टाइम्स ऑफ रो है और ऊपर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ट्वाइस ऑफ रो है। दिस हाइट विल बी L/2। अभी ये रोड इक्विलिब्रियम में है और रीजन इसका ये है कि अभी इसमें जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है, टोटल बायोन्सी फोर्स, वो एकदम अपवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा है। और आपको ये पता है कि ये डेंसिटी और ये डेंसिटी इस डेंसिटी की वजह की सॉरी ये दोनों डेंसिटी इस डेंसिटी से ज्यादा है, तो बायोन्सी फोर्स ज्यादा है। तो ये रोड अभी ऊपर जाना चाहती है लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि हिंज फोर्स इसको रोक रहा है। अब इसको थोड़ा सा एंगल पे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये SHM करेगी। SHM का टाइम पीरियड बताना, तो अपन क्या करेंगे, टॉर्क मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे। तो फटाफट आ जाओ इधर। मान लेते हैं किसी वक्त ये रोड अपनी मेन पोजीशन से थीटा एंगल पे डिस्प्लेस्ड है। अब इसका बनाएंगे बेटा अपन FBD। तो यहां तक नीचे वाला लिक्विड है, आराम से सुनना, ये वाली हाइट जो है L/2 है, तो इस रोड की ये वाली लेंथ जो है L/2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा हो जाएगी। ये L/2 है तो ये L/2 बाई कोस थीटा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एंगल है तो कोस थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इतनी लेंथ की बात करें तो लगभग ये L/2 हो गई, ये वाली लेंथ भी लगभग L/2 हो गई। अगर बायोन्सी फोर्स की बात करें तो इस नीचे वाले लिक्विड की वजह से बायोन्सी फोर्स इतने पार्ट के सेंट्रो बायोन्सी पर ऊपर लगेगा, F1 कह देता हूं, और यहां पे लग जाएगा बेटा ऐसे F2, और mg लग जाएगा यहां सेंट्रो मास ऑफ द रोड ऐसे mg। क्लियर है बात? अब बेटा जी नेट टॉर्क बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लगाऊं तो लिखूंगा I अल्फा इक्वल टू नेट टॉर्क इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/3। मैं मास को एक बार m ही लिख रहा हूं, बाद में लिख दूंगा। तो ml²/3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इक्वल टू नेट टॉर्क। अब बड़ा इस F1 का टॉर्क और F2 का टॉर्क SHM को फेवर कर रहा है और mg का टॉर्क अपोज कर रहा है, तो नेट टॉर्क जो आएगा इस डायरेक्शन में वो आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय ये वाली डिस्टेंस। अब बेटा तू जान रहा है कि ये वाली डिस्टेंस L/2 है तो ये वाली डिस्टेंस L/4 होगी एंड ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L/4 साइन थीटा, तो जिसको लिख दो L/4 इंटू थीटा प्लस F2 का टॉर्क आ जाएगा F2 इंटू। अब बेटा जी यहां से ये डिस्टेंस तो हो गई L/2, ये L/2 तो ये L/4 हो गया, तो यहां से वहां तक डिस्टेंस हो जाएगी 3L/4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और लिखोगे तो वो थीटा लिख दिया, माइनस ऑफ mg का टॉर्क लिखोगे तो mg इंटू। अब बेटा ये डिस्टेंस L/2 है और ये वाला एंगल थीटा बनेगा तो ये L/2 साइन थीटा बनेगा, तो यहां लिखोगे तुम L/2 साइन थीटा मींस थीटा लिख दोगे। अब थोड़ी सी अपन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इस m को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया तुम्हारे पास L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू डेंसिटी ऑफ रोड इंटू में L² डिवाइडेड बाय 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू। अब बड़े एक काम करो, यहां से आप कॉमन क्या ले लो, यहां से कॉमन ले लो आप L थीटा, तो इधर साइड में ले जाके L थीटा को पटक दो पहले से ही, तो L थीटा बाहर चला गया, L थीटा बाहर चला गया, L थीटा बाहर चला गया। यहां बनेगा 1/4 ऑफ F1। F1 क्या है, इस वाले लिक्विड का बायोन्सी फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाला वॉल्यूम जो कि कितना है A इंटू L/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 6 रो इंटू G। आगे बात समझ। अब बेटा यहां बनेगा आपके पास 3/4 F2। F2 की वैल्यू क्या होगी, रोड का ये वाला वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू A इंटू L/2 इंटू उस लिक्विड की डेंसिटी कितने बेटा, ट्वाइस ऑफ रो इंटू G।
माइनस ऑफ एम जी बाई टू। तो एम की वैल्यू है ए एल इंटू रो इंटू जी बाई टू, ये बनेगा। अब इसको थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेते हैं, देखना। अब बेटा यहां से एक एल, यहां से एक एल और यहां से एक एल बाहर निकाले तो यहां एल स्क्वायर बनेगा, वो वाला एल स्क्वायर और बेटा ये वाला एल स्क्वायर कट जाएगा। हर टर्म में से रो ए बाहर आ जाएगा, तो ये रो ए, रो ए, रो ए और रो ए कट जाएगा। तो उधर क्या बचा? उधर बच गया बेटा एल बाई थ्री इंटू में अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर सोल्व करें तो ये बन जाएगा बेटा जी 3, ये बनेगा 3g डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ, यहां से सोल्व करें तो ये फिर कटेगा और ये बनेगा 3g बाई अगेन 4 माइनस ऑफ, यहां से बनेगा बेटा जी g बाई 2 इंटू में थीटा आ जाएगा। तो यहां से अल्फा एल बाई थ्री इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो ये बन गया आपका, ये सोल्व होने पे बन गया 3g बाई 2 और माइनस ऑफ g बाई 2 इंटू में थीटा। अब बेटा ये कितना हो गया सोल्व करने पे? ये हो गया तुम्हारे पास g, तो ये हो गया तुम्हारे पास g इंटू थीटा, ये 3 यहां आ गया, l यहां आ गया, तो अल्फा की वैल्यू बनेगी 3g डिवाइडेड बाय l इंटू थीटा। तो ये क्या बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर है। आपको इस सवाल में टाइम पीरियड पूछा था, तो टाइम पीरियड हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको सोल्व करोगे ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे l आएगा, यहाँ पे 3g आएगा। अब एक बार फॉर्मेट देख लेना किस फॉर्मेट में था। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट था 2 पाई बाई एन इंटू रूट ऑफ एल बाई जी। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर बेटा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ये इसको बाहर निकालोगे √3, तो n की वैल्यू √3 आ जाएगी, मींस n इज इक्वल टू 1.73 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा आप देख पा रहे हो, ये कार्नोट इंजन का सवाल है। और एक बार अपन सवाल को पढ़ लेते हैं कि जैसा डायग्राम में दिखा रखा है वैसे क्या है कि 4 कार्नोट इंजन है जिनकी इफिशियंसी ईटा है, सेम अंडर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड पर यूनिट टाइम। मतलब 5 यहाँ पे कार्नोट इंजन है जिनकी सबकी एफिशिएंसी बराबर है और हर कार्नोट इंजन बराबर नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करता है यूनिट टाइम में, आर ऑपरेटिंग बिटवीन द 6 हीट रिजर्वायर, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज per cycle by one engine is completely absorbed by next engine. Consider Q naught to be amount of the heat absorbed per cycle by the first engine. ये जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। And W is the amount of the total work done by all the engines per cycle. Then the net efficiency of system is found to be W नेट डिवाइडेड बाय Q नोट इज इक्वल टू 211 डिवाइडेड बाय 243। तो वैल्यू ऑफ ईटा बतानी है। तो इसने पूरे सिस्टम की नेट एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड की है, ये W1 W2 W3 W4 W5 जो है इनका सम कर दिया डिवाइडेड बाय Q नोट कर दिया, तो वैसे किया। हमें क्या निकालना है, ईटा निकालना, मतलब एक इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बेटा इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। पहले इंजन की बात करें E1, तो E1 क्या करता है, इधर हॉट रिजर्वायर से Q नोट हीट अब्जॉर्ब करता है, W1 वर्क करता है और फिर इधर हीट रिजेक्ट कर देता है Q1। फिर अगला इंजन इस Q1 को अब्जॉर्ब करता है E2 और वर्क करता है W2 और बाकी बची हुई हीट को इधर इजेक्ट कर देता है Q2 हीट। ऐसे चलता है प्रोसेस। तो इस सवाल को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इस सवाल को सोल्व ऐसे कर सकते हो, आप W1 W2 W3 को किस में ला सकते हो, Q नोट और ईटा में ला सकते हो, और जो आपने वहां ईटा नेट जो है दैट इज द W बाई Q नोट, वहां पे W नेट की जगह W1 प्लस W2 प्लस W3 लिख सकते हो। या फिर एक तरीका ये भी है कि अपन इसको आगे से तक ले जाएं, E5 है तो E5 ऐसे कितनी हीट इजेक्ट करेगा Q5। तो अगर सारे इंजन्स की अगर बात करें
तो सारे इंजन नेट खर्च कितना ले रहे हैं, क्यू नॉट, मतलब इनपुट कितना है क्यू नॉट, और आउटपुट क्या डब्ल्यू नेट है, और ये Q5 क्या है, ये आपकी बेटा लॉस है, हीट लॉस। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू नॉट इज इक्वल टू होगा Q5 प्लस डब्ल्यू नेट। तो आपको जो नेट एफिशिएंसी दे रखी है W बाई क्यू नॉट, तो W की जगह लिख दिया मैंने क्यू नॉट माइनस ऑफ Q5 बाई क्यू नॉट, ऐसा लिख दिया। और इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको शायद 211 डिवाइडेड बाई 243, तो दिस बाय दिस 1 बन जाएगा, और ये यहां आ गया, फिर इसको इधर लाओ तो 1 माइनस ऑफ 211 डिवाइडेड बाय 243 विच इज इक्वल टू Q5 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये बन गया। 243 में से 211 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा, ये बन गया 243 माइनस ऑफ 211 डिवाइडेड बाय 243 इक्वल टू Q5 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा बेटा यहाँ, और फिर 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 243 इक्वल टू आएगा Q5 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब ईटा चाहिए हर कार्नोट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी है वो कैसे निकाल सकते हैं, इस Q5 को अपन ईटा की टर्म में ला सकते हैं, और वो कैसे ला सकते हैं, देखो कैसे। इस वाले इंजन की एफिशिएंसी ईटा जो है उसको लिखा जा सकता है W1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, लेकिन W1 को अपन लिख सकते हैं क्यू नॉट माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर यहां से अगर Q1 की बात करें तो ये क्या बनेगा, ये 1 बन गया, ये तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो यहां से Q1 की वैल्यू आएगी क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ ईटा। ऐसे फिर अपन Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, Q4 हमें चाहिए, Q5 तो इस तरीके से देखेंगे। तो Q2 निकालना अपने को, तो इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाए तो ईटा इक्वल टू W, और W की जगह बेटा लिखेगा तो Q1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q2, तो सॉरी बाई Q1, गलत बोल रहा हूं मैं, बाई Q1। तो यहां से ईटा इक्वल टू बनेगा 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1, तो इसको इधर लाओगे तो Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ ईटा। तो यहां से अपने को Q2 इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1, और Q1 की वैल्यू ये है Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ईटा। तो यहां से ध्यान से देखिए तो Q2 की वैल्यू बन जाएगी Q नॉट इंटू में 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर। और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ऐसे एक क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। तो Q5 जो आएगा ना, Q5 उसमें यहां पे पावर 5 आएगी, तो अब मैं यहां पे वैल्यू डाल दूंगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ईटा की होल पावर 5, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ पावर कितना कर दे, 1/5 कर दे, तो 1 माइनस ऑफ ईटा इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 32 की होल पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 243 की होल पावर 1/5। 32 की होल पावर 1/5 2 होता है, तो ये क्या बन गया आपके पास 1 माइनस ईटा इज इक्वल 2, और 243 की होल पावर 1 की पावर 1/5 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से इसको इधर इसको इधर ले जाओ तो ईटा की वैल्यू आपके पास आएगी 1/3 मीन 0.3333, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चलते बड़ा अगले सवाल पर। अगला सवाल अपना एक बार पढ़ते हैं, क्या है, क्या रहा है कि एज शोन इन द फिगर एन इंसुलेटिंग कंटेनर इज फिटेड विथ ए थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पार्टीशन P1। ये एक सिलेंडर है या जो भी कंटेनर है, इसमें ये एक पार्टीशन लगा हुआ है जो कि कंडक्टिंग है लेकिन मूवेबल नहीं है, एंड ए फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटिंग पार्टीशन P2, ये P2 दे रखा है। द पार्टीशन P1 विथ द थर्मल कंडक्टिविटी के क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड विड्थ x दे रखी है बेटा, ये विड्थ x दे रखी है। डिवाइड द कंटेनर इनटू टू सेगमेंट्स, टू सेक्शंस S1 एंड S2 ईच कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, दोनों तरफ एक मोल मोनोएटॉमिक गैस है। द पिस्टन P2 मूव फ्रीली सच दैट द गैस इन S2 ऑलवेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यह वाली गैस जो है ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहती है, मतलब इस गैस का अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो वो आइसोबैरिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन है।
initially the difference between the temperature of S1 and S2 is delta T नोट। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस शुरुआत में डेल्टा टी नोट है। The time it take for the temperature difference become delta T naught by 2 is n into x into r upon में Ka, where r is universal gas constant, n की वैल्यू बतानी है और ln2 की वैल्यू 0.7 लेनी है। तो ये बड़ा जो टॉपिक है इस क्वेश्चन का वो आपका क्या हो गया, ये आपका केटीजी भी हो गया और हीट ट्रांसफर भी हो गया, क्योंकि इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगी। तो इस सवाल को देखो कैसे सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन से इसको सोल्व करना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि S1 जो पार्ट है उसमें भरी हुई गैस का टेम्परेचर भी टाइम के साथ चेंज होगा और S2 पार्ट में भरी हुई गैस का भी टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा। तो जो पार्टीशन P1 है उसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है बाय कंडक्शन, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये क्लास में ऐसा सवाल करवाते भी है जनरली। ये है आपका फिक्स्ड पार्टीशन, ये मोटाई है x और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a और कंडक्टिविटी k, और ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन। यहां गैस है और यहां पे भी गैस है। अब इसमें ये भी मान के दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। ये भी मान सकते हो कि इधर की गैस का टेम्परेचर हाई है और इधर का लो है, तो हीट का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। उल्टा भी मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर हाई है, वहां का लो है, और किसी वक्त यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। अब बड़ा हीट ऐसे ट्रांसफर होगी ऐसे, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq बाई dt इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, k इंटू ए इंटू टी हाई माइनस ऑफ टी लो डिवाइडेड बाय एल। अब ये dq क्या है, dt टाइम में जाने वाली हीट है, इधर से उधर जाएगी। तो इधर से उधर जो हीट जाएगी वो क्या करेगी, इस वाली गैस का टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज करके जाएगी। तो डिक्रीमेंट क्या मानोगे, माइनस ऑफ dt1, इतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर होगा इंक्रीज, तो ये हो जाएगा T2 प्लस dt2। तो अगर इस गैस की बात करें तो इस गैस के लिए जो हीट गई है उसको लिखा जा सकता है dq इज इक्वल टू एन CV, क्योंकि ये वाली जो गैस है ये किस प्रोसेस के थ्रू ठंडी हो रही है, कूल डाउन हो रही है, वो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक। तो एन की वैल्यू शायद 1 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, 1 मोल, एक मोल दे रखा है बेटा। तो एन की वैल्यू होगी आपकी 1, तो 1 इंटू CV, मोनोएटॉमिक गैस है तो CV हो जाएगा 3/2R, इंटू में लिखोगे माइनस ऑफ dt1। क्लियर है बात यहां तक। सिमिलर इस dq को आप इस गैस के लिए लिख सकते हो NCP, और CP होगा 5R/2 इंटू में dt2। अब इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, देखो आगे ऐसे सोल्व करोगे। अब बेटा यहां ना ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक बात तो dq को वो लिखो, मतलब 3/2R इंटू माइनस ऑफ dt1 इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू में t1 माइनस ऑफ t2 बाई x, और बट्टे में जो dt था उसको यहां ले आया। दूसरी बार dq की जगह ये लिखे तो n तो 1 था बेटा, फिर से तो ये हो जाएगा आपका 5R/2 मल्टीप्लाई बाय dt2 इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय x इंटू डी। अब करना क्या है, करना ये है कि इस 2 को यहां से मिटा के यहां लिखो, 3R को यहां लिखो, इस 2 को मिटा के यहां लिखो, और इस 5R को यहां लिखो। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ dt1 प्लस ऑफ dt2 इज इक्वल टू, यहां से बेटा कॉमन क्या आ रहा है वो देखना, के ए कॉमन आ रहा है, T1 है माइनस ऑफ T2 कॉमन आ रहा है, इंटू dt कॉमन आ रहा है, अपॉन में Rx कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 1/3, अच्छा 2 भी कॉमन आ गया था, 2 भी कॉमन आ रहा है बेटा। अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1/5, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15 सोल्व करने पे। तो एक बार ये देख लेना, तो अपने पास जो इक्वेशन इसको देखना क्या था, माइनस ऑफ dt1 प्लस ऑफ dt2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, वो 2 इंटू 8, 16 इंटू के ए मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस ऑफ T2 अपॉन में
15 RX, 15 RX, ये बन गया। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है, ये है किसी वक्त टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स। और इसको थोड़ा सा ऐसा लिखो, इसको लिख लो माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया तो dt1 माइनस ऑफ dt2। और इस वाली बीमारी को आप लिख सकते हो, ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है, d ऑफ t1 माइनस ऑफ t2 इज इक्वल टू 16 ka अपॉन 15 rx इंटू डेल्टा टी। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, डेल्टा टी है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ d ऑफ डेल्टा टी, इसके बट्टे में डेल्टा टी को ले आओ, इज इक्वल टू 16 ka अपॉन, बेटा यहाँ पे स्मॉल dt भी चल रहा था, 15 r इंटू एक्स इंटू डी टी। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, ये लो t इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा था डेल्टा टी नॉट, और टाइम t बताना है जब टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी नॉट बाई 2 होगा। उधर वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो ln में जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1/2 हो जाएगा सोल्व करने पे, विच इज इक्वल टू 16 ka डिवाइडेड बाय 15 r इंटू एक्स, और फिर यहां t आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा प्लस ऑफ ln ऑफ 2, तो t इक्वल टू बन जाएगा ln ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू r इंटू एक्स अपॉन में 16 ka। ln 2 की वैल्यू दे रखी थी 0.7, तो t इक्वल टू 0.7 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में r इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ka। अब एक बार देख लेते हैं इसके आंसर का फॉर्मेट क्या था। आंसर का फॉर्मेट था कि n इंटू एक्स इंटू आर बाई के, तो n की वैल्यू बतानी थी। तो बेटा जी n की वैल्यू आई थिंक समझ गए होंगे, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर लेना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कह रहा है कि होलो राइट सर्कुलर कोन है, बेस रेडियस कैपिटल आर बता रखी है, हाइट स्मॉल एच बता रखी है, विथ इट्स टिप एट द ओरिजिन इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, जैसा आपको दिख रहा है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर, द कॉन कैरीज ए टोटल चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0, 0, z, मतलब ये जो पॉइंट है इस जेड एक्सिस पे यहाँ कहीं है, और ये बता रखा है z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन h इज दिस, तो n की वैल्यू बतानी है। तो अब इसमें सवाल जो है ये अपना किसका हो गया बेटा, ये मैग्नेटिज्म का सवाल हो गया। तो इसमें क्या है कि जब ये रोटेट करेगा कोण, तो इसमें जो चार्ज है वो घूमेगा, चार्ज के घूमने की वजह से सर्कुलर लूप्स में करंट फ्लो हो जाएगा, और वो करंट क्या करेगा, फिर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस सवाल को अगर ध्यान से देख पा रहा हूं तो ये एक तो इसने बोला कि जेड बहुत ज्यादा है, मतलब जो पॉइंट है यहां से बहुत दूर है। अब आप जानते हो कि जब चार्ज घूमता है तो सर्कुलर लूप में करंट बह जाता है, और वो करंट जो है वो करंट कैरिंग लूप जो है वो आपके क्या बन जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाते हैं, है ना, मतलब वो एक जो मैग्नेटिक डायपोल्स बन जाते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये ऐसे घूमने की वजह से, ऐसे घूमने की वजह से करंट जो है ऐसे बहेगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें अगर अपन इसका, तो आप क्या कर सकते हो, फिर बार मैग्नेट वाला फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पूछा है सही। तो अपन क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बार याद रखना, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, हाइट एच है, ओमेगा से घूम रहा है। तो सवाल ये था कि कौन है, इसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, और ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी रिंग एलिमेंट ही लेना पड़ेगा आपको। तो एक बार थोड़ी देर के लिए मान लो स्लांट लेंथ कितनी है, क्योंकि स्लांट पे एलिमेंट चलाना पड़ेगा क्योंकि सरफेस पर है चार्ज। तो यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, एक्स डिस्टेंस पे ये एक रिंग एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी ये मोटाई हो जाएगी dx, एंड ये रेडियस जो है दैट विल बी स्मॉल आर। अब बेटा इस रिंग एलिमेंट पे चार्ज dq निकालें, तो dq की वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कॉन विच इज द पाई कैपिटल आर एल। इनटू में क्या करना पड़ेगा, इस रिंग का एरिया, और रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू में dx। ये चार्ज आ गया।
अब बेटा इस चार्ज को अगर अपन टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं, सॉरी टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज करंट मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, वो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई/ओमेगा। तो ये अब dq नहीं बना, ये बन गया I इन द रिंग। अब इस रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो क्या करोगे, रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे πr² से, तो अब ये I नहीं बचा, अब ये हो गया तुम्हारा d ऑफ m। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, तो dm की जो वैल्यू बनेगी बेटा ये बनेगी q मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, q मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्मॉल r, तो ये स्मॉल r क्यूब इंटू में dx डिवाइड बाय RL बन जाएगा। अब टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल M इक्वल टू Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय RL कांस्टेंट बाहर आ जाएगा स्मॉल r क्यूब इंटू dx। अब यहाँ दो वेरिएबल हो गए तो इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे लाओगे, एक यहां तक का ट्राइंगल बनेगा और एक यहां तक का ट्राइंगल, दोनों सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली साइड है R, इसको x से डिवाइड करें तो क्या लिखा जा सकता है, इसको कैपिटल R बाई L लिखा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, तो स्मॉल r की वैल्यू जो है ना वहां डाल देता हूं, तो स्मॉल r क्यूब है, तो स्मॉल r क्यूब की वैल्यू डालें तो ये बनेगा कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल L क्यूब मल्टीप्लाई बाय x क्यूब इंटू dx। अब लिमिट भी यहाँ x ही चला देंगे, x की लिमिट हो जाएगी 0 से L। अब बेटा आराम से देखना, कैपिटल M इक्वल टू क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय L क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 4/4 मतलब L की पावर 4/4। तो इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये L4, ये L की पावर 4 कट जाएगा, ये और ये कट के ऊपर R² बनेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा दैट विल बी Q इंटू ओमेगा इंटू R²/4 आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ m है, और यहाँ एक पॉइंट है और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, कितनी z, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने। तो ये पॉइंट इस बार मैग्नेट की एक्सिस पे आ गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, याद करो क्या होता था, 2 इंटू में म्यू नोट, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता था बेटा 2 इंटू में म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो इस फॉर्मूले को यूज करने वाले, ये मिटा देता हूं थोड़ा मैं, तो ये हो गया 2 इंटू में म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई, कैपिटल M की जगह वैल्यू डाल दोगे ये वाली, कैपिटल Q ओमेगा इंटू R² डिवाइडेड बाय 4 अपॉन स्मॉल r क्यूब की जगह लिखोगे z क्यूब। अब इसको कंपेयर कर लेना क्या बैठता है, देखे ये और कट, ये तो यहाँ पे बट्टे में 2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू में म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय Q ओमेगा R² डिवाइडेड बाय z क्यूब। तो एक बार चेक कर लो बेटा क्या आ रहा है इसका आंसर, म्यू नोट बाय 4 QR² ओमेगा बाय z क्यूब, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, तो इसका आंसर 0.5 आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है 13वां सवाल, मैट्रिक्स मैच टाइप सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि लिस्ट एक जो है उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं, मेड ऑफ स्ट्रेट एंड सेमी सर्कुलर नैरो ट्यूब कंटेनिंग एयर, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट दे रखे। साउंड वेव ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 0.38 मीटर एंटर दिस स्ट्रक्चर एट पॉइंट एस, यहां से साउंड वेव एंटर होती है। ए साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट डी, यहाँ पे एक साउंड डिटेक्टर है जो पड़ा हुआ है डी पे, बिटवीन द पॉइंट एस एंड पॉइंट डी द साउंड ट्रेवल ओनली थ्रू द ट्यूब, list to contain the possible smallest value of L for which the detector record maximum amplitude, ignore effect of sharp edges, cos 15 डिग्री की वैल्यू 0.97 लेनी है। तो अपन क्या करें, एक बार इसके ऑप्शन देखें। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, देखो इसमें देखो P में 4 4 3 3 और Q में 3 3 और 4 4, तो P और Q को सोल्व करने से ही अपने को पता लग जाएगा, P को सोल्व करें Q को सोल्व करें, तो मेरे हिसाब से आइडिया लग जाएगा कौन सा सही है। अदरवाइज सारे ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीका जो होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में वो यही होता है कि आप क्या करो, 2 या 3 मैक्सिमम 3 या 2 ऑप्शन सोल्व करो, उससे फिर आपका सही आंसर जो आ रहा है वो टिक लगाओ।
तो चलो अपन सोल्व करते हैं पहले ऑप्शन को। बेटा पी में क्या कर रखा है, ऐसे एल लेंथ की एक ट्यूब है और ऐसे एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है जिसकी रेडियस 0.5 एल है। तो सीधी सीधी बात है, यहां से जाने वाली वेव और वहां से जाने वाली जो वेव है उनके बीच में जब पार्ट डिफरेंस या तो जीरो होगा तो जो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर लैम्बडा या 2 लैम्बडा मतलब एन लैम्बडा होगा, तब डिटेक्टर मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा। या मिनिमम पूछा है तो अपन क्या करने वाले, इस पाथ सॉरी इस पाथ और उस पाथ की लेंथ में डिफरेंस जो बनेगा उसको लैम्बडा ही लिख देंगे। तो आओ एक बार इधर। तो बड़ा ऐसे जो वेव जाएगी उसको कितना पार्ट ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, पाई आर ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, पाई इंटू आर कितना L/2, और सीधी गई उसको L, तो पार्ट डिफरेंस होगा दिस इक्वल टू लैम्बडा लिख दो। लैम्बडा कितना था 0.29। तो यहां से L निकालें जो मिनिमम ही आने वाला है, तो L कॉमन ले लिया तो π/2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.29। तो L इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 29 इंटू 2 0.58 बनेगा, अपॉन में पाई माइनस 2 बनेगा। तो ये 0.58 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 में से 2 घटाओगे तो ये बन जाएगा बेटा 1.14। तो ये बनेगा तुम्हारा 58 डिवाइडेड बाई 114। तो बेटा इसको कितनी बार कटेगा ये, 4 से काटे हैं, 2 से काट लो एक बार, इसको 2 से काटे तो 2 9 29 बन गया, इसको काटे तो बेटा जी 5 और 7, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी 29 और 57 0.060 6 चौक क्या 24, 3 बार जा रहा है, 3 बार जाएगा देखिए, 7 21 और ज्यादा बार जाएगा ये, कितना और याद है ये, अप्रोक्सीमेट देख लेता हूं एक बार में। तो 29 को अपन अगर 30 लिखे हैं, थोड़ा इसको भी बढ़ा के लिखे हैं, तो इसको लगभग अपन 60 लिखे हैं, तो 0.5 के आसपास आंसर आएगा ये, 0.5 के आसपास आंसर देखो कुछ है क्या, 0.5 के आसपास ऑप्शन है क्या कहीं पे, ये रहा 0.551। इसका मतलब ये हुआ कि पी के साथ जो है, पी के साथ आपका जुड़ने वाला है 3। तो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि अपने को याद रह जाए, पी के साथ 3 मैच कर रहा है। अब बात कर लेते क्यू की। एक बार ऑप्शन दोबारा देख रहा हूं मैं, पी के साथ 3 मैच कर रहा है तो आंसर इसका या तो सी आएगा या डी आएगा, लेकिन क्यू के साथ 4 मैच करा रखा, तो आर को सोल्व कर लेता हूं मैं। अगर आर को सोल्व करें तो आर में क्या है, आर में ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, और ये तुम्हारी क्या हो गई, सेमी सर्कल हो गया। तो पहली तो ये देखो, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी √2L। अब टोटल पाथ डिफरेंस निकाले तो ये वाला पाथ में से ये वाला पाथ जब घटाओगे आप, तो L से L कट जाएगा, तो ये वाला एक्स्ट्रा पाथ बच जाएगा, और एक्स्ट्रा पाथ तुम्हारे पास जो बचेगा, आर की बात कर रहा हूं, वो बचेगा पाई इंटू में रेडियस, और रेडियस कितनी आएगी तुम्हारे पास √2L डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखोगे लैम्बडा बस 0.29। तो ये ऐसे कट जाएगा, तो L की वैल्यू आपके पास आने वाली 0.29 इंटू में √2 अपॉन में पाई। तो 0.29 मल्टीप्लाई बाय √2 की वैल्यू 1.414 ही लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14। तो ये डेसिमल और ये डेसिमल उड़ाएं तो ये बनेगा 29 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 314। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन फील लगा के मैं आंसर निकाल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो इसको मैंने लिख दिया 30, इसको लिख लेते हैं अपन लगभग 320। तो ये और ये कट गया। अब बड़ा यहां पे एक 10 लिख देते हैं, यहां बढ़ा दिया 14, इसको और इसको काटा तो यहां 16 और यहां आ गया 7, तो ये बन गया 21। तो 21 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 ये बनेगा। तो इसको सोल्व करें अगर अपन, तो 21 डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं पहले, तो
1, 16 एकम 16, 4 एक 5, 0 डेसिमल 16 48 3, तो ये 0.13 के आसपास आएगा। तो आर के साथ जो मैच करेगा 0.13 के आसपास, देखो 0.13 के आसपास, 0.13 के आसपास पांचवा मैच करेगा। तो अपना जो था पी के साथ तीसरा मैच कर रहा था, पी के साथ तीसरा मैच और आर के साथ पांचवा मैच, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे बाकी चेक कर सकते हो, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 पे, और 14 भी ये मैट्रिक्स में सवाल है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लिस्ट एक में 4 ऑप्टिकल इफेक्ट आर मेंशन्ड, द फिजिकल फिनोमिना ऑफ द लाइट विच आर एसेंशियल टू डिस्क्राइब द ऑप्टिकल इफेक्ट आर गिवन इन द लिस्ट 2, चूज द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो ये कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट के फिनोमिनाज है जिसके बारे में बता रखा है। ये क्या कह रहा है कि पहला पी में क्या बोला है, लिस्ट 1 में पी कह रहा है कि कलरफुल स्काई इन नॉर्थ पोलर रीजन, कि कलरफुल स्काई इन नॉर्थ पोलर रीजन ओरा बोरिलीज। बड़ा ये कोई इफेक्ट होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती है उनसे कोलाइड करते हैं और गैसेज के मॉलिक्यूल या एटम्स को एक्साइट करते हैं, और जब गैसेज वापस डी एक्साइट होती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ की फोटोन्स निकलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। तो इसके साथ मैच क्या करना चाहिए, डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये तो नहीं करना चाहिए, TIR भी नहीं करेगा, डिफ्रैक्शन भी नहीं करेगा, स्कैटरिंग भी नहीं करेगा। तो इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड एटम एक्साइटेड बाय चार्ज, तो यहाँ ऑक्सीजन के आगे कुछ और गैसेज का नाम लिखा होगा जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह, तो इसके साथ मैच करने का 5। तो पी के साथ 5 मैच कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो डी में हो रहा है, एक ए में हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। एक बार क्यू को और देख लेते हैं, पार्शली पोलराइज सनलाइट, तो सन से जो आने वाली जो लाइट है वो कई बार क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल्स या और कोई पार्टिकल्स है उससे वो स्कैटर होती है और वो पार्शली पोलराइज भी हो जाती है। तो इसमें स्कैटरिंग जैसा कुछ देखो देंगे, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो इसके साथ 4 आएगा। तो इसके साथ 5, क्यू के साथ 4, 5 4 देखो 5 4 5 4। तो आर वाला और देखना पड़ेगा, रेनबो बनने का जो रीजन होता है उसमें बेटा जी एक तो होता है आपका TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, किसमें वाटर ड्रॉप्स में रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्शन भी होता है। तो मतलब ये और ये दोनों आने चाहिए, लेकिन ये तो कहीं दे नहीं रखा, आर में ये तो दे नहीं रखा, इसका मतलब आर के साथ पहला मैच करना चाहिए फिर। तो आर के साथ पहला मैच वहां पे कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। तो एस को और देखना पड़ेगा, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज कहाँ बनती है बेटा, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बनती है या तो बनती है इसमें लाइट के YDAC एक्सपेरिमेंट में, लाइट के इंटरफेरेंस में, या बनती है डिफ्रैक्शन में। तो यहाँ इंटरफेरेंस जैसा कुछ है नहीं, तो डिफ्रैक्शन है, तो डिफ्रैक्शन मतलब एस के साथ 3 मैच करेगा, तो आंसर इसका पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 जो है उसमें कंडक्टिंग लूप है, XY प्लेन में है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। इन लूप्स को अपन Z एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं थ्रू पॉइंट O विद टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड कैपिटल T दे रखा है। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट IT फॉर ईच ऑफ these loop, choose the option which describe the correct match between the entries in list 1 to those of list 2। तो अपने को इंड्यूस करंट और टाइम में ग्राफ बनाना है। अब पहले सवाल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है और एक सेमी सर्कुलर लूप को ऐसे घुमा रहे हैं। अब बेटा जब ये सेमी सर्कुलर लूप ऐसे ऐसे घूम के यहां आएगा, यहां
तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रहा होगा, तो इतनी लंबाई में ईएमएफ क्रिएट होगा। तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो ये बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशनल एक्सिस जहां है वो वाली बाउंड्री, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। मान लो किसी वक्त ये लूप यहां आ गया घूम के, यहां लूप घूम के आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा, तो इसमें ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ कितना आएगा इसमें, 1/2 बी ओमेगा इंटू में आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब ये ईएमएफ कब तक होगा, जब तक कि ये लूप जो है इस सिचुएशन में नहीं आ जाता। इस सिचुएशन में आने के बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर निकल जाएगा, और वो वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटना चालू कर देगा, लाइक दिस। तो इसमें भी ईएमएफ की वैल्यू 1/2 बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर है। लेकिन एक बार अपन डायरेक्शन की बात करेंगे, इसकी डायरेक्शन की, पोलैरिटी की डायरेक्शन की, तो इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी किधर बनेगी, चार्ज किधर पंप होगा, तो V क्रॉस B, तो V इधर है, V बाहर है, तो V क्रॉस B, तो यहां पे ऐसे बैटरी बनेगी, और ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवाएगी इस लूप में, बोले तो क्लॉकवाइज करंट। अगर यहां की बात करें तो बैटरी अगेन V क्रॉस B इधर बनेगी, लेकिन ये ऐसे करंट फ्लो करवाएगी लूप में, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 से कैपिटल T/2 तक अगर क्लॉकवाइज करंट है, तो फिर T/2 से कैपिटल T तक एंटी क्लॉकवाइज है, फिर वापस क्लॉकवाइज होगा। तो इस हिसाब से इसका ग्राफ सेलेक्ट करेंगे अपन। तो ये तो 0, ये तो नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि यहां तो देखो T/2 और यहाँ कुछ T/4 होगा, तो ये बीच में करंट 0 बता दे, ये तो नहीं आएगा इसके साथ, ये वाला भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो P के साथ आने वाला बेटा तीसरा, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। P के साथ तीसरा, P के साथ तीसरा यहां है और यहां है, Q के साथ दूसरा बता रखा है दोनों में ही, तो Q को अपन सोल्व ही नहीं करेंगे, R को सोल्व कर लेते हैं या S को सोल्व, R को सोल्व कर लो, S सेम दे रखा है, तो इसका आंसर या तो B बनेगा या C बनेगा। अब मेरे को हमको R वाला सेटअप सोल्व करना है, R वाला सेटअप ही है। इस सेटअप को सोल्व करें तो वापिस देखना बेटा, जैसे ही ये वाला पोर्शन एंटर होना चालू हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेशनल ईएमएफ आ गया यहां पर, उसमें 60 डिग्री है एंगल, ये देखिए ये बाउंड्री है, और ये यहां ऐसे ऐसे आ चुका है, तो यहां पे मोशनल ईएमएफ आएगा, रोटेशनल मोशन ईएमएफ वैसे हाफ बी इंटू में ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि ये इस सिचुएशन में नहीं आ जाता। उसके बाद में क्या होगा, यहां पे भी होगा, यहां दोनों जगह होगा, मतलब ऐसा। तो यहां पे ऐसे बैटरी बनेगी, तो यहां ऐसे बैटरी बनेगी, तो नेट ईएमएफ जो होगा लूप के लिए 0 बन जाएगा। तो इसमें जो करंट है वो T इक्वल टू 0 टाइम से लेकर π/3 एंगल घूमने में जितना भी टाइम लगेगा, π/3 एंगल घूमने में लगेगा π/3/2 π/T, तो ये बनेगा T/6। तो जो करंट है वो 0 से T/6 में रहेगा, और उसके बाद में 0 हो जाएगा करंट। फिर कब वापस आएगा उल्टा करंट, जब ये वाला पार्ट जो है ना बाहर निकलना चालू हो चुका है तब। तो एक बार ऐसा देखो ग्राफ, आर के लिए ये तो नहीं होगा, तो ये वाला आएगा, ये वाला देखो 0 से कैपिटल T/6 तक करंट है, उसके बाद में करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियल रोड्स में ईएमएफ जनरेट होगा और नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही वो एक पोर्शन बाहर निकलेगा, दूसरे की वजह से उल्टा करंट होगा, तो इसमें पहला मैच करेगा, आर के साथ पहला मैच करेगा, आर के साथ पहला मैच करा हो देगा, आर के साथ पहला मैच तीसरे में कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि
list one show four planar structure made of uniform solid rod, each of mass small m and length of small l. In the list two possible moment of inertia of these structure about n axis o c o dash, ये वाली एक्सिस है, which lie in the plane of the structure are given. Choose the option that describe the correct match between entries in list 1 to list 2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीधा सीधा. तो ये पहले ही बात कर लेते हैं, इसमें ये रोड है और ये रोड है, ये एंगल 45 से 90, तो ये 45 होगा. हम जानते हैं जब भी कोई रोड किसी रोटेशनल एक्सिस से थीटा एंगल पे होती है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/3 या ml²/12, ये तो होता है, उसमें इनटू में आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बन जाएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/2 इंटू में 2 और करोगे क्योंकि दो रोड है 45 डिग्री एंगल पे, तो इसका आंसर आएगा ml²/3. तो देखो ml²/3 कहां पे मैच कर रहा है जाके, ml²/3 पांचवा, इसका मतलब p के साथ 5 मैच करेगा, 5 का मतलब ये और ये. तो अब एक काम करो, क्यू को चेक करो एक बार, क्यू को सोल्व कर लेते हैं. तो p में तो 5 आ गया, क्यू में देख लेते हैं. क्यू में क्या है कि ऐसे ऐसे एक रोड, ये रोड, ये. अब बेटा इसमें देखो, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस रोड का वो हो जाएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 60, और उसके लिए भी उतना, और इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे. एक बार आ जाओ फटाफट. तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी 60 हो गया. रोड की लेंथ बराबर बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. इस रोड का एम आई जो बनेगा वो बनेगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 60, 3/4 इंटू में 2 और कर देगा तो दोनों रोड का आ जाएगा. अब हम जानते हैं ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी √3/2 ऑफ एल. तो इस वाली रोड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा m इंटू इस लेंथ का स्क्वायर, मीन्स 3l²/4. अब बेटा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, तो एलसीएम 4 लेंगे तो 3 और 2 5, तो आंसर आएगा 5/4 ml². 5/4 ml². चेक करो एक बार, क्यू में 5/4 ml² मतलब 1 आ जाएगा. पी में 5 आया था, क्यू में 1, 5 1 5 5 5, तो पहला आंसर आ जाएगा इसका. तो इस तरीके से था अपना पेपर नंबर 1. आई थिंक आपने अच्छा किया होगा पेपर. अगर आपकी कोई एरर नहीं है कैलकुलेशन में तो अच्छा था पेपर. और थोड़े क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं. ये जो मैट्रिक्स मैच है इनको आप दो ऑप्शन से ही देख सकते हो कौन सा सही है. तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस रिजल्ट. थैंक यू.